हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और अक्सर प्लेन क्रैश किसी टेक्निकल फेलियर या स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से होती है, पर एयरब्लू फ्लाइट 202 की पूरी कहानी ही अलग थी। इस प्लेन के साथ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी ये प्लेन एक पर्वत से जा टकराया। हरा भरा जंगल बस एक पल में ही धू धू करके जलने लगा। आखिर इतने एडवांस प्लेन के साथ ऐसा कैसे हो गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 28 जुलाई 2010 कराची, पाकिस्तान। एयरबस A321 का एक विमान एयरब्लू फ्लाइट 202 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। एक एक करके 186 पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 61 वर्षीय कैप्टन इकबाल चौधरी और फर्स्ट ऑफिसर मुंतजीब अहमद उड़ाने वाले थे। 7:41 में एयरब्लू कराची से उड़ान भरा। इस प्लेन को बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल जाना था। ATC लगातार फ्लाइट 202 से संपर्क बनाए हुए थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस्लामाबाद में मौसम थोड़ा खराब था, इसलिए ATC ने विजिबिलिटी और एयर स्पीड को ध्यान में रखते हुए पायलट से कहा कि आप रनवे 12 पर लैंड कर सकते हैं। रनवे में लिखे नंबर का लास्ट डिजिट हिडन होता है, यानी कि रनवे 12 असल में 120 डिग्री और रनवे 30 300 डिग्री को दर्शाता है। फ्लाइट 202 भी 300 डिग्री के हेडिंग में एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, जबकि ATC ने रनवे 12 पर लैंड करने को कहा, यानी कि ठीक ऑपोजिट साइड से। अब यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। अक्सर हवा के बहाव को देखते हुए लैंडिंग के समय रनवे को बदल दिया जाता है, ताकि लैंडिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ATC ने भी एयरब्लू को सर्कलिंग अप्रोच के लिए कहा। यहाँ पर प्लेन को राइट की ओर मोड़ना था। इसके बाद रनवे के पैरेलल होते हुए लेफ्ट की ओर मोड़कर रनवे 12 से अलाइन होना था। ATC के आदेश अनुसार एयरब्लू सर्कलिंग अप्रोच के लिए निकल पड़ा। कुछ सेकेंड्स बाद ATC ने ये नोटिस किया कि प्लेन 2300 फीट के एल्टीट्यूड में आ चुका है, जबकि इस प्लेन को 2500 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरना था। ATC लगातार ये कहता रहा कि प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाओ। दोनों पायलट्स भी इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से इस प्लेन को कंट्रोल में लाया जा सके, पर अफसोस देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ ATC का संपर्क प्लेन से टूट गया। एयरपोर्ट से कुछ दूर मार्गला हिल्स में ये प्लेन क्रैश हो चुका था। तुरंत ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि एक प्लेन हिल में क्रैश हो चुका है। क्रैश पॉइंट को तो दूर से ही देखा जा सकता था, लेकिन ऊंचे ऊंचे घने जंगलों, पहाड़, पर्वतों को पार करके घटना स्थल पर रेस्क्यू के लिए जाने में बहुत अधिक वक्त लगने वाला था। घटना के करीब 45 मिनट्स बाद एक आर्मी हेलीकॉप्टर घटना स्थल पर पहुंच गया, पर हेलीकॉप्टर को भी लैंड कराने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रहा था। किसी तरह से आर्मी ऑफिसर्स रस्सी की मदद से नीचे उतर गए और फिर जो नजारा सामने दिखाई दिया उसे देखकर सबकी रूहें कांप गई। प्लेन का मलबा सैकड़ों मीटर में फैला हुआ था। प्लेन के टैंक में भरा फ्यूल पूरे एरिया में फैल चुका था। मानो अधजले पैसेंजर्स के पास बस एक ही रास्ता बच गया हो, खुद को जिंदा आग के हवाले कर देना। ज्यादातर प्लेन क्रैश में लोग घायल होते हैं, लेकिन उसके बाद लगने वाली आग में लोगों की मौत जलने से हो जाती है। फ्लाइट 202 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। प्लेन में बैठे सभी 186 लोग मारे गए। ये हादसा अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया। क्या इस प्लेन में कोई प्रॉब्लम था? अगर हाँ, तो पायलट ने ATC को जरूर कुछ न कुछ बताया होगा। अब इन्वेस्टिगेशन की एक टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछताछ के लिए निकल पड़े। कंट्रोलर ने अपने बयान में कहा कि दोनों पायलट के बीच बातचीत बहुत ही कम हो रही थी। मैंने फ्लाइट 202 को 2500 फीट के एल्टीट्यूड में प्लेन को उड़ाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरे बात को इग्नोर कर दिया। इसके बाद कुछ देर बाद GPWS अलार्म बजने लगा। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर की आवाज सुनाई दी, सर पुल अप। फ्लाइट 202 की आखिरी बातचीत यही थी। इसके बाद हमारा संपर्क प्लेन से टूट गया। बहुत सारे आई विटनेस ने कहा कि ये प्लेन बहुत ही कम एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था। इन बयानों से ये पता चल रहा था
कि शायद प्लेन को ठीक से लिफ्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो पायलट जरूर एटीसी को बताते। लेकिन क्रैश के आखिरी सेकंड्स तक भी पायलट ने एटीसी को किसी भी तरह का इमरजेंसी मैसेज नहीं दिया। ये केस अब सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही थी। अगर कोई इस केस को सुलझा पाता तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही था। ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया, लेकिन इसे डिकोड करने में बहुत ही लंबा समय लगने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जा सके। शायद इसीलिए इसे डिकोड करने में 1 साल से भी अधिक समय लग गया। तो आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ था एयर ब्लू फ्लाइट 202 के साथ। 7:41 पर एयर ब्लू कराची से उड़ान भरा। कुछ देर बाद कैप्टन इकबाल चौधरी फर्स्ट ऑफिसर से बेहद घमंडी तरीके से भद्दे टोन में सवाल करने लगा। दोस्तों, 2 पायलट्स अगर एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये एक अच्छी बात है, इससे नॉलेज बढ़ता है। लेकिन कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को इंसल्ट करने के मकसद से उसे नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे सवाल करने लगा। शायद उसे कैप्टन होने पर घमंड था। करीब 1 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा और ये सारी बातें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा था। 1 घंटे तक इंसल्ट होने के बाद फर्स्ट ऑफिसर काफी नर्वस हो चुके थे। वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खोते जा रहे थे। इसीलिए पूरे फ्लाइट के दौरान फर्स्ट ऑफिसर खामोश ही रहे। अगर पायलट कोई गलत डिसीजन भी लेता तब भी फर्स्ट ऑफिसर को 1000 बार सोचना पड़ता कि कैप्टन को बोलूं या नहीं। कैप्टन का यही रवैया 146 लोगों को मौत के मुंह में ले जाने वाला था। प्लेन को 2500 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ाना था, पर प्लेन 2300 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था। ये सब देखकर भी फर्स्ट ऑफिसर खामोश रहे। यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब प्लेन विजुअल सर्कलिंग अप्रोच के लिए रवाना हुआ, वो भी नेव मोड में। लेकिन ये नेव मोड क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पर ऑटो पायलट के बहुत सारे मोड्स होते हैं, जिसमें से एक होता है NAV मोड। इस मोड में प्लेन को उड़ाने के लिए FMC यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में ये प्रोग्राम करना पड़ता है कि आप कहां से होकर प्लेन को उड़ाना चाहते हैं। वहीं एक और मोड होता है जिसे हम कहते हैं HDG यानी कि हेडिंग मोड, जो बेसिकली ऑटो पायलट को ये बताता है कि प्लेन को इस डायरेक्शन में उड़ाओ। इसके लिए इस नोब को रोटेट करना पड़ता है। इस मोड में जब तक दूसरा कमांड फील नहीं किया जाएगा तब तक ये प्लेन उसी डायरेक्शन में उड़ता रहेगा जिस डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम कमांड दिया गया था। अब इतने सारे बातों को साइड में रखते हैं, यहाँ पर बस 2 ही चीज में फोकस करना है। नेव मोड में FMC के द्वारा कमांड दिया जाता है, वहीं HDG मोड में इस नोब को रोटेट करके कमांड दिया जाता है। अब वापस आते हैं फ्लाइट 202 के पास। ये प्लेन नेव मोड में रनवे 30 के डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन इस प्लेन को अपोजिट डायरेक्शन से यानी कि रनवे 12 में अलाइन होकर लैंड करना था। इसी दौरान पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, किसी पहाड़ी क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाने में बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाती है। लूकला एयरपोर्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर रनवे के एंडिंग में ही एक बड़ा सा पर्वत है, इसलिए प्लेन एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकता। इवन यहाँ पर प्लेन रनवे के एक साइड से ही लैंड कर सकता है। इसी तरह बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर मार्गला हिल्स है, इसलिए यहाँ पर भी प्लेन उड़ाने का कुछ लिमिटेशंस है। अगर प्लेन को एयरपोर्ट का चक्कर लगाना है तो उसे लगभग 4.3 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में चक्कर लगाना पड़ेगा। फ्लाइट 202 को भी 4.2 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही सर्कलिंग अप्रोच करना था, लेकिन कैप्टन का घमंड एटीट्यूड एक बार फिर से फर्स्ट ऑफिसर पर हावी हो गया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि नेव मोड में प्लेन को उड़ाने के लिए FMC में प्रोग्राम करना पड़ता है कि प्लेन को किस किस पॉइंट से गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर कैप्टन ने अनऑथराइज्ड वे पॉइंट FMC में डालने को कह दिया, यानी कि ऐसा रास्ता जहाँ पर प्लेन को उड़ाने की इजाजत नहीं होती। फ्लाइट 202 का वे पॉइंट 4.3 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही होना चाहिए था, पर कैप्टन ने इसे बहुत बड़ा कर दिया, करीब 7.5 नॉटिकल माइल्स। प्लेन अगर इतने दूर से एयरपोर्ट का चक्कर लगाता तो आसानी से वो हिल से टकरा सकता था। यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को चैलेंज भी नहीं किया और फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में गलत वे पॉइंट डाल दिया। फिर क्या था?
प्लेन मौत के मुंह में जाने के लिए निकल पड़ा। प्लेन हिल के तरफ तो जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एल्टीट्यूड भी कम होता जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार बार वार्निंग देने लगा, पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि बोलने दो उसको जो वो बोलना चाहता है। ये कहते हुए कैप्टन प्लेन को आगे बढ़ाने लगा। अब यहाँ पर प्लेन को लेफ्ट की ओर मुड़ना था ताकि प्लेन हिल के तरफ ना जाए। यहाँ पर कैप्टन ने हेडिंग नॉब को रोटेट करके 300 डिग्री पर सेट कर दिया, लेकिन जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि प्लेन नेव मोड में उड़ान भर रहा था और इस मोड में कमांड्स एफएमसी में डाला जाता है, न कि हेडिंग नॉब में। यहाँ पर नेव मोड में इस रोटेटिंग नॉब के जरिए प्लेन को रोटेट करने के लिए नॉब को रोटेट करके पुल करना पड़ता है। अगर बोइंग का प्लेन हो तो पुश करना पड़ता है। आइए इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये प्लेन नेव मोड में फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने एफएमसी में प्रोग्राम किया है कि प्लेन नॉर्थ की ओर फ्लाई करे, इसके बाद 90 डिग्री में राइट की ओर मुड़ जाए। अब प्लेन इसी कमांड को फॉलो करते हुए उड़ता रहेगा, लेकिन सपोज मेरे से गलती हो गया। यहाँ पर मुझे प्लेन को 90 डिग्री राइट की ओर नहीं बल्कि 270 डिग्री में लेफ्ट की ओर मोड़ना है। अब यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से एफएमसी में प्रोग्राम करूँ, इसलिए मैं सीधे हेडिंग नॉब को 270 डिग्री में रोटेट करके पुल कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे पुल करूंगा, ऑटो पायलट नेव मोड से हेडिंग मोड में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। इसके बाद ये प्लेन 270 डिग्री में तब तक उड़ता रहेगा जब तक कि मैं दूसरा कमांड ना डालूं। लेकिन फ्लाइट 202 के साथ कहानी ही कुछ अलग थी। कैप्टन प्लेन को नेव मोड में उड़ा रहा था, जिसमें गलत वे पॉइंट डाला गया था। कैप्टन इसे सही करने के लिए हेडिंग नॉब को 300 डिग्री में रोटेट किया ताकि प्लेन हिल की तरफ ना जाकर 300 डिग्री में मुड़ जाए, लेकिन वो भूल गए कि हेडिंग नॉब को रोटेट करने के बाद उसे पुल भी करना पड़ता है। जिस तरह से व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करने के बाद जब तक इस बटन को प्रेस ना किया जाए तब तक मैसेज सेंड नहीं होगा, इसी तरह हेडिंग नॉब को रोटेट करने के बाद जब तक इसे पुल ना किया जाए तब तक कमांड एक्टिव नहीं होगा। अब कैप्टन इस इंतजार में थे कि प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ेगा, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। कुछ सेकंड्स बाद कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। फर्स्ट ऑफिसर ये कहता रहा कि हम ग्राउंड के नजदीक आ रहे हैं, प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ो। अब कैप्टन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। उसका बिहेवियर ये बता रहा था कि वो कोई भी डिसीजन लेने लायक नहीं थे। प्लेन सीधे हिल से जा टकराया। प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की सुरक्षा बस 2 पायलट्स के हाथों में होती है, इसलिए दोनों पायलट्स की सूझबूझ और एकता बहुत ही जरूरी होता है। एक लापरवाह पायलट किस तरह से सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। एयर ब्लू फ्लाइट 202 इसी का एक एग्जाम्पल है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। हालांकि डिसलाइक करने से फायदा नहीं है, तो दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।